हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संगम काल को। संगम काल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले संगम काल है क्या। संगम काल क्या है। तो संगम काल वह काल है जिसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिले। संगम काल क्या। संगम काल ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिले। संगम साहित्य क्या। संगम साहित्य वह है जिसकी रचना संगम में हुई हो। जिसकी रचना संगम में हुई हो। और संगम क्या। संगम मतलब मिलन। किस चीज़ का मिलन। तमिल कवियों का मिलन। तमिल कवियों का मिलन। तो संगम काल क्या है जिसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिले, वह संगम काल है। दूसरा प्रश्न, संगम साहित्य क्या है। जिसकी रचना संगम में हुई हो वो संगम साहित्य है। संगम क्या है। संगम का अर्थ होता है मिलन। किस चीज़ का मिलन। तमिल कवियों का मिलन या तमिल कवियों की संगोष्ठी को संगम कहते हैं, और उसी संगम में जिस साहित्य की रचना हुई उसे संगम साहित्य कहते हैं, और जिस संगम साहित्य से हमें जिस काल के बारे में जानकारी मिले उसे संगम काल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संगम काल में जो हम पढ़ते हैं तीन महत्वपूर्ण शासक, चाहे चेर शासक हों, चाहे चोल शासक हों, चाहे पांड्य शासक हों, इन तीनों ही वंशों के बारे में हमें संगम काल में पढ़ना रहता है। चेर, चोल, पांड्य। सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है, सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, वो किसका मिलता है। हमें चेरों का मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब तीन संगमों का आयोजन जो हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। तो तीन संगमों का आयोजन किस टाइम पीरियड में हुआ था, किन शासकों ने इनको संरक्षण दिया था, और किन ग्रंथों की इनमें रचना हुई थी, यह हमें देखना है। तो 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक तीन संगमों का आयोजन हुआ था, और इनमें पांड्य शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। क्या चेरों ने संरक्षण दिया था, क्या चोलों ने संरक्षण दिया था, या फिर पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। तो आपका सही उत्तर पांड्य शासक होगा। पांड्य शासकों ने ही संरक्षण दिया था। व्याकरण और महाकाव्य की इसमें रचना होती है। कौन कौन से महाकाव्य थे। तमिल भाषा का इलियाड रहता है कोई। इन सब की जानकारी हम अभी बाद में करेंगे। तो व्याकरण महाकाव्य की रचना भी हुई थी। आगे चलते हैं। अब तीन संगम, इनका स्थान, इनके अध्यक्ष और इनका संरक्षक, और इनमें किन किन ग्रंथों की रचना हुई, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अगर प्रीलिम्स की दृष्टि से हम देखें तो ये टेबल अकेला 10 क्वेश्चन बनवा सकता है। मतलब इस टेबल से 10 क्वेश्चन संभावित हैं, और जिनमें से कोई सा भी एक प्रश्न उठ करके हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो प्रथम संगम का स्थान क्या था। मदुरई। प्रथम संगम का स्थान मदुरई। द्वितीय संगम का स्थान कपाटपुरम। द्वितीय संगम का स्थान कपाटपुरम। तृतीय संगम का स्थान मदुरई या उत्तरी मदुरई। तो तीन संगमों के स्थान हमें याद होने चाहिए। अब प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऋषि अगस्त्य ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी तोल काप्यर ने। तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। ये तीन संगमों के अध्यक्ष हो गए। और तीनों संगमों को जो संरक्षण दिया है वो किन शासकों ने दिया है। वो पांड्य शासकों ने दिया है। तो अभी तक कितने प्रश्न बने। प्रथम संगम का स्थान मदुरई, द्वितीय संगम का स्थान कपाटपुरम, तृतीय संगम का स्थान उत्तरी मदुरई। तीन प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की। ऋषि अगस्त्य ने। तो द्वितीय संगम की जो अध्यक्षता किसने की। तोलकाप्पियर ने की। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की। नकीरर ने की। 6 प्रश्न हो गए। सातवां प्रश्न, कि तीनों ही संगमों को या प्रथम द्वितीय तृतीय अलग अलग करके भी पूछे, संरक्षण किसने दिया है। पांड्य शासकों ने दिया है। अब 7 प्रश्न ही हो चुके। अब कुछ और प्रश्न जो बन सकते हैं कि प्रथम संगम में रचित कोई ग्रंथ है क्या। तो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है जिसे हम याद रखें प्रथम संगम में। जब द्वितीय संगम की बात आती है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकाप्पियम, उसकी रचना की गई है। तो जब तुमसे पूछा जाए कि तोलकाप्पियम की रचना किस संगम में हुई थी, तो द्वितीय संगम में तोलकाप्पियम की रचना हुई थी। और तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक भी कहते हैं। तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक भी कहा जाता है। और इसके जो रचयिता थे वो थे तोलकाप्पियर। इसके रचयिता कौन थे। इसके रचयिता थे तोलकाप्पियर। तो द्वितीय संगम में किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई है क्या। हुई है सर, तोलकाप्पियम की। और तोलकाप्पियम किसके द्वारा रचित है। तो यह है तोलकाप्पियर के द्वारा। और इसको तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक भी माना जाता है। तो 2 से 3 प्रश्न तोलकाप्पियम अकेले से बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तृतीय संगम में किसकी रचना हुई थी। तो अहनानुरु
पुर्नानूरु और ऐतुतोके, इन 3 ग्रंथों की रचना तृतीय संगम में हुई थी। चाहे बात अहनानूरु की हो, चाहे बात पुर्नानूरु की हो, चाहे बात ऐतुतोके की हो, इनकी रचना कहाँ हुई थी? तो इनकी रचना तृतीय संगम में हुई थी। सर अहनानूरु और पुर्नानूरु से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो तृतीय संगम के बारे में तो बताएंगे ये, साथ ही साथ इनमें से हमें चंद्रगुप्त के दक्षिण भेजा की जानकारी मिलती है। अहनानूरु, पुर्नानूरु चंद्रगुप्त की दक्षिण भेजा की जानकारी हमें देते हैं। ऐतुतोके को कहा जाता है कि ये 8 तमिल पुस्तकों का समूह था। तो अब कुछ प्रश्न, जैसे कि तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक किसे कहा जाता है? सर तोलकाप्यम को कहा जाता है। तोलकाप्यम किसने लिखा है? तोलकाप्य ने लिखा है। अहनानूरु, पुर्नानूरु किस संगम में रचित हैं? तृतीय संगम में। चंद्रगुप्त की दक्षिण भेजा की जानकारी कहाँ से मिलती है? अहनानूरु, पुर्नानूरु से। 8 तमिल पुस्तकों का समूह किसे कहा जाता है? ऐतुतोके को। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इस अकेली टेबल से बन सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जियोग्राफिकल डिवीजन कहाँ था। तो चेर कहाँ थे? चेर जो थे वो केरल वाले हिस्से में मिलेंगे, इनको केरल पुत्र भी कहा गया है। चोल आंध्रा वाले हिस्से में मिल जाएंगे, पांडे तमिलनाडु वाले हिस्से में मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, चेरों के बारे में देखते हैं। तो चेर सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो चेर माने जाते हैं। इनको केरल पुत्र कहा गया है अशोक के शिलालेख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में किसे केरल पुत्र कहा गया है, या फिर केरल पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे। तो चेर केरल के साइड रहते तो आप लगा सकते हैं आसानी से कि चेरों को केरल पुत्र कहा गया है। अब चेर जो है इनकी उत्पत्ति हुई है एक तमिल शब्द से, वो है चेरल या चरल। तो चेर की उत्पत्ति किस तमिल शब्द से हुई है? चेरल या चरल से। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। पर्वतीय देश इसका अर्थ होता है। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष है। तीनों के ही प्रतीक चिन्ह हमें याद रखने हैं। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। आगे चलते हैं और चेरों के एवं शासकों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला शासक है उदयनजीरल। पहला शासक कौन सा है? पहला शासक है उदयनजीरल। उदयनजीरल प्रथम शासक माना जाता है चेरों का, और महाभारत के युद्ध में इसने भोजन करवाया था, ऐसा कहा गया है। और उदयनजीरल के बारे में कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भोजन करवाया था, लेकिन ये बात तो बस फेंकी हुई है। इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि पाकशाला बनवाई थी इसने। तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये होगा कि पाकशालाओं का निर्माण करवाने के लिए जो चेर शासक जाना जाता है उसका नाम क्या है? वो है उदयनजीरल। इसने एक उपाधि धारण की थी महाभोजन उदयनजीरल। महाभोजन उदयनजीरल। तो उदयनजीरल के बारे में कितने बिंदु याद रखने हैं कि इसने पाकशालाओं का निर्माण करवाया था और इसने एक उपाधि धारण की थी महाभोजन उदयनजीरल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शासक है नेदुनजीरल आदन। दूसरा शासक कौन सा है? नेदुनजीरल आदन। इसकी राजधानी मदुरई थी। इसने हिमालय पर धनुष बनवाया था। ये भी फेंकी हुई बात है कि हिमालय पर धनुष बनवाया था। देखिए सर, चेर शासक कहाँ तक फेंक सकते हैं। हिमालय पर धनुष बनवाया था, हिमालय पर धनुष बनवा रहे हैं ये। आप तो इतना याद रखो कि इन्होंने धनुष क्यों बनवाया था, क्योंकि इनका ये प्रतीक चिन्ह था। यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था इसने, और चोल राजा से लड़ते समय इसकी मृत्यु होती है तो फिर इसकी रानी सती कर लेती है। तो हमें यहाँ से एक इंडिकेशन मिल गया कि चेर राज्य में तो सती प्रथा थी। अगर तुमसे पूछे कूट में आए कि चेर राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, तो आप लगाएंगे ये कथन सत्य है, क्योंकि हमने देखा है कि नेदुनजीरल आदन चोल राजा से लड़ते समय जब वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसकी रानी सती हुई थी। साथ ही साथ वो चोल राजा जो भी था उसकी रानी भी सती हुई थी। तो चोल में भी हमें सती प्रथा के साक्ष्य खूब मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं सेनगुट्टवन के बारे में। इंपोर्टेंट शासक है, इसे लाल चेर, भला चेर, धर्मपरायण चेर कहते हैं। तुमसे पूछे लाल चेर कैसे कहते हैं, तो सेनगुट्टवन को देखो, अपन ने लिखा भी लाल से ही है सेनगुट्टवन को, भला चेर धर्मपरायण चेर। तो लाल चेर, भला चेर और धर्मपरायण चेर कैसे कहा जाता है? सेनगुट्टवन को। इसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी उपाधि थी कदाल पिक्कोतीय। अब कदाल पिक्कोतीय का अर्थ क्या होता है? कदाल पिक्कोतीय यानी कि जिसने समुद्र को मार भगाया हो। कदाल पिक्कोतीय का अर्थ होता है जिसने समुद्र को मार भगाया हो। और ये पत्नी संप्रदाय का संस्थापक भी था। ये पत्नी संप्रदाय का संस्थापक भी था। इसके टाइम पीरियड में ही कन्नगी पूजा की शुरुआत भी इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। तो सेनगुट्टवन के बारे में कितनी बातें याद रखनी है? सेनगुट्टवन के बारे में हमें याद रखना है कि इसे लाल चेर, भला चेर और धर्मपरायण चेर कहा जाता था। इसकी उपाधि कदाल पिक्कोतीय थी, यानी कि इसने समुद्र को मार भगा दिया था। तो चेर शासक भयंकर फेंकने में है। और देखिए सर, किसने कितना कितना फेंका है। उदयनजीरल कह रहा है कि हमने महाभारत के युद्ध में भोजन कराया था। नेदुनजीरल आदन कह रहा है कि हमने हिमालय पर धनुष बनवाया था। सेनगुट्टवन तो कह रहा है कि मैंने समुद्र को ही मार भगा दिया था। वाह, कितने बढ़िया शासक हैं, कितने फेंकते हैं। तो आपके आसपास आपको कोई फेंकता हुआ देखे तो कहना कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध चेर शासकों से लगता है हमें। हालांकि आज तो भारतीय राजनीति एकदम फेंकने के चरम शीर्ष पर पहुंच गई है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें तो बस इतना याद रखना है कि कदाल पिक्कोतीय सेनगुट्टवन की उपाधि थी। इसने समुद्र को मार भगाया हो, ऐसी उपाधि धारण की थी। हालांकि हुआ ये होगा कि कोई समुद्र पार से आया होगा श्रीलंका से, जिसको उसने पराजित कर दिया होगा,
तो उपाधि धारण कर ली कदाल पिक्कोती है। आगे बढ़ते हैं। पत्नी संप्रदाय का संस्थापक यही था, कन्या की पूजा को प्रारंभ इसी ने करवाया था। तो इतनी बातें हमें सेनगुट्टवन के बारे में याद रखनी थी। अब अगला शासक है पेरुंजिरल इरमपुरई। इसके बारे में बस एक बात याद रखनी है कि इसने आदिग ईमान को पराजित कर दिया था। आदिग ईमान को, सर आदिग ईमान कौन था? तो आदिग ईमान वो व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती जिसने प्रारंभ की थी वो आदिग ईमान था, और आदिग ईमान को पेरुंजिरल इरमपुरई ने पराजित कर दिया था। अब अगला शासक है गजमुख से। इसे कहते हैं सर हाथी की आंख वाला। हाथी की आंख वाला पांड्य राजा नेडुंजिलियन से पराजित हुआ था। आगे जब हम पांड्य राजाओं को पढ़ेंगे तो नेडुंजिलियन को हम पढ़ेंगे, उससे गजमुख से पराजित हो गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण ही युद्ध था वो, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये थे अपने चेर शासक। चेर शासकों को एक बार फिर से देखते हैं। पहला था उदयनजिरल। पाकशालाओं का निर्माण करवाना हो, महाभोजन उदयनजिरल की उपाधि हो तो उदयनजिरल के नाम से जाएंगे हम। यवन व्यापारियों को बंदी बनाना हो, चाहे चोल राजा से लड़ते समय मृत्यु हो गई हो, और चाहे हिमालय पर धनुष बनवाने वाले ही बात हो, तीनों का आंसर क्या हुआ? निदुंजिरल आदन। लाल चेर, भला चेर, धर्मपरायण चेर, सेनगुट्टवन। कदाल पिक्कोतीय उपाधि इंपोर्टेंट है। कदाल पिक्कोतीय किसने उपाधि धारण की? सेनगुट्टवन ने। कन्या की पूजा की प्रारंभ किसने करवाया? सेनगुट्टवन ने। और आदिग ईमान को पराजित करने वाला कौन था? पेरुंजिरल इरमपुरई। आगे बढ़ते हैं, चोल शासकों को देखते हैं। तो चोल शासक जो थे ये पेन्नार और बेल्लारू, दो नदियां थी पेन्नार और बेल्लारू। इन नदियों के बीच में जो शासन था वो था चोल। तो पेन्नार और बेल्लारू नदियों के बीच में जो स्थित था वो था चोल शासन, और इसको कहते थे कोरोमंडलम या चोल मंडलम। तो कोरोमंडलम या चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है। अब इनकी राजधानी के संबंध में देखते हैं। तो उत्तरी मंडलूर, ओरैयूर और तंजावुर, तीन राजधानियां रही हैं किसकी? चोलों की। चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तरी मंडलूर। बाद में क्या बनी? ओरैयूर। और उसके पश्चात क्या बनी? तो करिकाल जब आता है तो वो बनवाता है तंजावुर। करिकाल ने क्या बनवाया? करिकाल ने बनवाया तंजावुर। आगे बढ़ते हैं। अब चोल शासकों में पहला जो शासक है वो है इलनेजित चेन्नी। तो इलनेजित चेन्नी के बारे में जो एक बात याद रखनी है कि ये अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। तो सुंदर रथों के लिए कौन सा चोल शासक जाना जाता है? इलनेजित चेन्नी। श्रीलंका विजय के लिए कौन सा चोल शासक जाना जाता है? एलारा। और कदाल पिक्कोतीय उपाधि किसकी थी? सेनगुट्टवन की थी। अगला शासक है करिकाल, बहुत इंपोर्टेंट शासक है। देखिए इसे पांव जला व्यक्ति कहते हैं। 190 ईसा पूर्व इसका 190 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, जो कि हमें याद नहीं रखना। पुहार की इसने स्थापना करवाई थी। पुहार बोले तो कावेरीपट्टनम, और ये राजधानी जो है वो ओरैयूर से कावेरीपट्टनम ले जाता है। ये करिकाल के बारे में हमें याद रखना है कि इसे पांव जला व्यक्ति कहते हैं। पुहार की स्थापना इसने करवाई थी। राजधानी ओरैयूर से कावेरीपट्टनम ये ले गया था। और शिल्पाधिकारम एक तमिल ग्रंथ है जिसमें करिकाल की पुत्री है आदिनंदी। आदिनंदी की हमें जानकारी मिलती है। आदिनंदी अपने सतीत्व को से अपने पति को जिंदा कर लेती है। तो शिल्पाधिकारम में करिकाल की पुत्री आदिनंदी की जानकारी मिलती है, ये भी याद रखना है। और कावेरी नदी पर करिकाल ने एक बांध बनवाया था 160 किलोमीटर लंबा, जो कि जो श्रीलंका से जीत करके जो बंदी बना करके लाया था उन बंदियों से इसने इसमें कार्य करवाया था। क्या शासक रहा होगा सर? श्रीलंका से कुछ बंदी बना करके लाया है, उनसे इसने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया कावेरी नदी पर। तो प्रश्न आएगा कावेरी बांध किसने बनवाया था? वो था अपना करिकाल। करिकाल के बारे में कितने बिंदु हैं? पांव जला व्यक्ति है, पुहार की स्थापना है, राजधानी ओरैयूर से कावेरीपट्टनम ले गया है, इसकी पुत्री आदिनंदी का उल्लेख शिल्पाधिकारम में है, और 7 स्वरों का सर ये ज्ञाता था। 7 स्वरों का ये ज्ञाता था। 7 स्वरों का ज्ञाता भी यही रहा है, और कावेरी नदी पर इसने बांधी बनवाया है। आगे बढ़ते हैं सर, पेरुनर किल्ली के बारे में देखते हैं। तो पेरुनर किल्ली जो है इसने राष्ट्रीय यज्ञ करवाया था। सेन गणान इसने शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इतने चोल शासक हमें याद रखने हैं। सेन गणान शैव मंदिरों के लिए जाना जाता है, आप ऐसे याद रखते हैं। सेन गणान यानी कि से आ रहा है, शैव मंदिरों का निर्माण करवाएगा। पेरुनर किल्ली राष्ट्रीय यज्ञ करवाएगा सर, पेरुनर किल्ली राष्ट्रीय यज्ञ करवाएगा। करिकाल के बारे में आपने देखा, ये कावेरी बांध, काफूर करिकाल, काफूर कावेरी बांध, 7 स्वरों का ज्ञाता था। करिकाल की पुत्री आदिनंदी का उल्लेख उसमें शिल्पाधिकारम मिलता है। राजधानी को ओरैयूर से कावेरीपट्टनम ले गया था। आगे चलते हैं, पांड्य शासकों को पढ़ते हैं। और पांड्य शासकों का जो उल्लेख है वो महावर के रूप में मिलता है। महावर के रूप में पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है, जो कि मेगस्थनीज ने किया है। तो मेगस्थनीज मावर किसे कहता है? मेगस्थनीज ने जो मावर शब्द का उल्लेख किया है वो किन शासकों के संबंध में है? चेरों के, चोलों के या पांड्यों के? तो पांड्यों के संबंध में मावर शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने किया है। पांड्य जो राज्य था वो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। प्रश्न पूछा जाएगा मोतियों के लिए कौन सा चोल, मोतियों के लिए कौन सा संगम काल में शासन प्रसिद्ध था? तो वो था पांड्य शासन। पांड्यों का अर्थ क्या होता है? प्राचीन प्रदेश। इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसकी राजधानी मदुरै रही थी, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली या कार्व था। तो 3 प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं। एक क्या? एक धनुष, एक क्या था? धनुष,
एक धनुष था, एक बाघ था और एक मछली है। तो मछली पांड्यों का, बाघ चोलों का और धनुष चेरों का था। पांड्य शासक पहला है नीडियोन। नीडियोन का अर्थ होता है लंबा आदमी, जिसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। तो दो बातें याद रखनी है, नीडियोन का क्या अर्थ है, लंबा आदमी, समुद्र पूजा इसने प्रारंभ की थी। दूसरा शासक है पलसालई मुदुकुडमी। पलसालई मुदुकुडमी का अर्थ होता है यज्ञशालाएं बनाने वाला। पलसालई मुदुकुडमी, इसने यज्ञशालाएं बनाई थी और इसने एक उपाधि धारण की थी महेश्वर की। तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा कि महेश्वर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, पलसालई मुदुकुडमी ने। और समुद्र पिक्कोती है, ऐसी उपाधि किसकी थी, ये आपको बताना है। अगला शासक है नेडुंजिलियन। तो नेडुंजिलियन जो है ये विख्यात शासक है। नेडुंजिलियन महत्वपूर्ण शासक है। पांड्य शासकों में यदि कोई इंपोर्टेंट है वो है नेडुंजिलियन। सर इसने तलैया लंगानम का युद्ध में भाग लिया था। ये वही युद्ध है तलैया लंगानम का जिसमें हमने पढ़ा था गजमुख सिंह को पराजित करने वाला। तो सर तलैया लंगानम का युद्ध 290 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसने चेर शासक गजमुख सिंह को बंदी बना लिया था। तो तलैया लंगानम का युद्ध का डेट पूछे तो 290 ईस्वी। किन शासकों के बीच में हुआ है, तो पांड्य शासक नेडुंजिलियन और चेर शासक गजमुख सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें चेर शासक गजमुख सिंह पराजित हुआ था। इसके ये खुद भी कवि था सर, और उसके दरबार में दो कवि रहते थे, नक्कीरर और मामुंडी मरुदन। तो नक्कीरर हो चाहे मामुंडी मरुदन हो, दोनों ही किसके दरबार में रहते थे, नेडुंजिलियन के। और सर नक्कीरर ने एक संगम की भी अध्यक्षता की थी। किस संगम की, तो इसने सर थर्ड संगम की अध्यक्षता की थी। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में इसने दूत भेजा था। सलप्पाधिकारम की त्रासदी सर इसी के टाइम पीरियड में आई थी। अब सलप्पाधिकारम की त्रासदी क्या है ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि सलप्पाधिकारम की त्रासदी हो, चाहे रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजना हो, चाहे नक्कीरर और मामुंडी मरुदन जैसे कवि हो, चाहे तलैया लंगानम का युद्ध हो, सब के सब नेडुंजिलियन के टाइम पीरियड की बातें हैं। अगला है नल्लिपकोडन। नल्लिपकोडन सर पांड्यों का अंतिम शासक था। तो ये पांड्य शासक थे। आगे चलते हैं और एक ग्रंथ है सलप्पाधिकारम, इसके बारे में देखते हैं। तो ये इलांगो आर्टिकल ने लिखा है। सलप्पाधिकारम के रचयिता कौन है, इलांगो आर्टिकल। इसमें कोवलन कन्नगी की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। प्रथम महाकाव्य है सर ये, और इसे तमिल भाषा का इलियाड कहा जाता है। तमिल भाषा का इलियाड इसे कहते हैं। अगला है सर मणिमेकलाई। सर मणिमेकलाई शीतलाई सत्यनारायण ने लिखा है। इसमें कुबलन और माधवी की पुत्री के बारे में जानकारी मिलती है, और सर इसे तमिल भाषा का ओडिसी कहते हैं। तो सर तमिल भाषा का ओडिसी क्या है, मणिमेकलाई, और तमिल भाषा का इलियाड क्या है, सलप्पाधिकारम। और अगला ग्रंथ है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि को लिखा किसने है, त्रिप्तदेवर ने। त्रिप्तदेवर ने जीवक चिंतामणि को लिखा है। इसमें हमें जैन साहित्य की जानकारी मिलती है, और ये जो मणिमेकलाई था इसमें हमें बौद्ध साहित्य की जानकारी मिलेगी। तो ये था संगम काल। कैसा लगा आपको लेक्चर, बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।